हेलो दोस्तों। तो आइए आज से हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में जितने मतलब प्री के क्वेश्चन हैं उनको लगाना। और ये सीरीज़ चलेगी अब, क्योंकि अभी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको 15 मिनट में 25 सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो तरीका आपको बदलना होगा। पुराने तरीक़ों से अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कुछ सवाल जो होंगे उनको आपको छोड़ना होगा। ऐसा है नहीं कि आपको 25 के 25 अटेम्प्ट करने हैं। और 22, 23 ये सब मतलब ठीक हैं आपको, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं जैसे 22, 23 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 24 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 25 के 25, कौन कह रहा है 25 करने को। सो स्टार्ट करते हैं। भिन्नों को 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3 को आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पता कैसे करते हैं, ये मतलब फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, जैसे 2/11 और 9/17, तो इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जैसे अब 17 का 2 में तो इधर 34, जो ऊपर रहेगा उसी साइड लिखा जाएगा, और 11 का 9 में 99, मतलब ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन जो होगी बड़ी हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया आपका 5/7 और 10/13। अब इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब 13 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 ऊपर है इसीलिए इस साइड आएगा, 13×5 = 65, और 70 इस साइड आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, 10 ऊपर है, और मतलब जिस साइड जो ऊपर है उससे मल्टीप्लाई करने पर होते हैं। इसमें ये बड़ा है, 70 बड़ा है और 65 छोटा है। तो देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें देखो कि हमें पहले ऑप्शन को देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में सब अलग अलग हैं। मतलब एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू तो हमारे पास ये होगा अगर ये दोनों होंगे तो हम देखेंगे, वरना ये तो डिफरेंट है। तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होगी। अगर हम इन दोनों में देख रहे हैं, इन दोनों में 7×5 = 35, 9×4 = 36, मतलब ये बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी है। समझ रहे हैं, ये वैल्यू अब बड़ी हो गई है। अब इसमें और इसमें देखेंगे हम लोग, 4×5 = 20, 7×3 = 21, अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है। अब इन दोनों में देख लेंगे हम, 3×3 = 9 और 5×2 = 10, मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई है। अब तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, कौन सी आ गई, 2/3। तो 2/3 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो हम इसको टिक करेंगे। और यहाँ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अब सिंप्लीफिकेशन थोड़े क्वेश्चन बढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशंस के, क्योंकि 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन के लगभग आपको मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो इसको हम 2 को लिख सकते हैं 2.5, 3.6 और -1.9, 6×5 = 11, 5×1 = 6 और 6.19, मतलब कितना हो गया, 61 में से 19 गया 42। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इस पे आइए देखते हैं, ये 3/4 और ये 1/2। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इसको एलसीएम लेंगे, फिर इसका डिवाइड करके इस पर मल्टीप्लाई किया, ये सब नहीं करना है आपको सिंपली नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको देखना है। अगर यहाँ 2 है ना, अगर इससे कोई है, मतलब 1/7 + 9/7, तो आप 7 को नीचे रख के बाकी ऊपर का ऐड कर देते हैं, यही होता है ना वैल्यू। जैसे 1/3 + 4/3, तो यहाँ 3 तो नीचे रहेगा, बस ऊपर का ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा। मतलब यहाँ अगर 3/4 है, ये 4 है, तो यहाँ भी अगर 4 हो जाएगा तो हमें मतलब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये 2 है तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं।
ये हो गया 3/4 माइनस 2/4। अब इसको हम 4 लिख के नीचे डायरेक्ट ऊपर से 1/4, तो इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। अब 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1/8 हो गया। अब ये टोटल वैल्यू 1/8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1/8। अब ये 1/3 माइनस 1/8 है, तो इसको तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 8 3 24, 8 मतलब 3, ये हो गया 5/24। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5/24 आ गई ना। अब ये हो गया 5/6, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5/6, और जो डिवीज़न का साइन है उसको हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो ये अगला फ्रैक्शन अपोजिट हो जाता है, मतलब 24/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट गए, 6 चौक 24, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 4 हो गया। अब 4 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 7 1/4 माइनस 4, 7 चौक 28, 29/4 माइनस 4। तो हम यहाँ 4 ये 29, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 4 चौक 16, मतलब 3 1 4, मतलब पहली बात तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो 4 3 12, 1/4, 3 1 4, यही वैल्यू है। 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के नमूने से दी गई जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों, मतलब एक पाइथन है एक जावा है, कि अनुपात निर्धारित करें। तो देखते हैं, मतलब पहली बात तो 200 लोग हैं, एक सेकेंड, 200 लोग हैं, 200 पाइथन और जावा में कुशल, मतलब 50 लोग जो हैं ये पाइथन और जावा में हैं, और 70 लोग केवल पाइथन में हैं, और केवल जावा में जो हैं वो 60 लोग हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, मतलब उनको कुछ भी किसी में भी वो निपुण नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, दी गई जानकारी पाइथन में कुशल और जावा में कुशल, मतलब पाइथन में पहले तो हम पाइथन और जावा दोनों, पाइथन में देखो 70 लोग हैं ही, और इसमें जो है 50 लोग जो हैं ये भी तो पाइथन में होंगे, तो 70 प्लस 50, और जावा में 60 हैं फिर, और ये 50 हैं, क्योंकि दोनों लोग हैं, मतलब 60 अकेले हैं, बाकी ये दोनों मतलब इनके पास दोनों स्किल्स हैं, इसलिए ये भी काउंट होंगे। तो 60 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका 7 5 12 120 और 110, इनका रेशियो 12:11 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरविंद ने, मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और इन सब क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए देखते हैं। अरविंद ने 80,000 निवेश के एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब अरविंद 80,000, 4 महीने बाद भावीन 1,20,000, 1,20,000 है ना, सॉरी 1,20,000, और शुरुआत के अंत में चंदन कितना किया है 1,60,000। अरविंद 80,000 के निवेश के, मतलब ये अगर निवेश कर रहा है तो ये पूरे टाइम रहेगा, मतलब 12 महीने, साल भर में 12 महीने रहेगा, और 4 महीने बाद भावीन, मतलब एक साल में 4 महीने के बाद आ रहा है, मतलब इसके पास अभी 8 महीने बचे हुए हैं, और शुरुआत से 8 महीने के अंत में, मतलब 8 महीने बीत चुके हुए हैं, और वर्ष के अंत में कितने महीने बचे 4। अब हमें इनका रेशियो चाहिए, ये रेशियो होगा, और यही रेशियो मतलब जो प्रिंसिपल होता है या तो जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल या पूंजी होती है, और उसका टाइम से जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रॉफिट देता है हमें, ये तो मालूम होगा आपको।
तो हम यहाँ से पहले 4 जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 जीरो कैंसिल आउट कर लिए। अब 8 से काट, 8 4 से 4 दूनी 4 तिहाई 4 चौका, और ये भी 4 इक्का 4 दूनी 4 तिहाई, ये 2 2 2, ये हो जाएगा 3:2। और हमें टोटल प्रॉफिट जो है कितना है, कितना दिया हुआ है, और हमसे पूछा कितना है चंदन का। तो 3 3 6 8 की वैल्यू दी हुई है 105,000, और हमसे पूछ कितने की रहा है, 2 की। तो 2 के मतलब 105,000 पाँच 8 गुणे 2 मतलब 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे मतलब 26 25 जिसमें आ रहा है, ये है आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे जो कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, उसका और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे अगर पार्टनरशिप से, तो वहाँ आपको कैपिटल दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा, और सीधा प्रॉफिट दिया रहेगा। तो उस सिनेरियो में आपको प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करके टाइम का रेशियो निकाल लेना होगा। चलिए देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन को। ये भी पार्टनरशिप का लग रहा है। ए और बी एक के साथ शुरू करते हैं, ए और बी। ए ने 9 महीने के लिए 80,000, मतलब इसका प्रिंसिपल या कैपिटल जो है वो 9 महीने के लिए है। ये तो आपका कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया। और बी का 6 महीने के लिए 1/20, 45,000 का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें रेशियो निकालना होगा प्रॉफिट का, जिसमें बी। तो यहाँ से हम पहले 4 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। 4 दूनी 4 तिहाई, 3 त्रिका 3 दूनी 6 मतलब 1:1, मतलब 2 की वैल्यू जो है 45,000 दी गई है, और बी मतलब 1 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 45,000 भागे 2 मतलब 22,500। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो पार्टनरशिप के सवाल हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है 100 और 250 के बीच सभी पूर्णांक हैं, मतलब इंटीजर हैं, जो कि 11 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाई 11, उनका औसत निकालना है। तो पहले तो हमें मतलब इनके बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे जो 11 से डिविजिबल हों या 11 के मल्टीपल होंगे, उनको उनका सम चाहिए। सम करने के बाद हम उतने जितने संख्या है वो मतलब एवरेज होता क्या है, मतलब सम होता है टोटल सम अपान नंबर, मतलब कितने नंबर हैं। तो हमें सम और नंबर चाहिए, तो पहले हम सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए क्या किया जाएगा, अब 100 से 250 के बीच में इससे आगे वाले 110 ऐसी संख्या जो 11 से वाला डिजिबल है, इसमें 242। तो हमें 110 से 242 के बीच में कितनी संख्या है, मतलब इनको इंक्लूड करके, इन दोनों को इंक्लूड करके, इनको नहीं करना है। अब 110 से 120 मतलब यहाँ आपको सीक्वेंशियल सीरीज का फार्मूला का, तो सम जो होता है n टर्म का, तो n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना। तो यहाँ से n/2, n क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितनी संख्या होंगी, और पहला संख्या 110 है, ये 242, ये सम आ गया। अगर हमें एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालने के लिए हमें सम को n से डिवाइड करना होगा।
तो सम में हमें क्या आया n 110 प्लस 242 टू इंटू n, ये n से कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, ये 2 5 3 भागे 2 मतलब 150 और 26 176। तो हमें इन सब सवालों को ऐसे ही टैकल करना है। अब आइए देखते हैं एवरेज का सवाल। पहले सवाल आप लोग पढ़ लीजिए। 15 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 72, अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। 13वीं संख्या 14वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास 15 संख्या है ना, देखिए अगर 15 संख्या है तो इनका सम जो होगा, 15 संख्या का सम जो होगा वो 80, मतलब ये एवरेज हो गया, ये सम हो गया, यहाँ सम हो गया, ये नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गए कि मतलब कितने हैं। तो अगर हमें सिर्फ सम चाहिए कि मतलब 15 संख्या का सम जो होना चाहिए, उसके लिए हम 80 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 15 संख्या का सम आ जाएगा ना। तो 15 संख्या के सम में हमको 1 से 6 संख्या, मतलब पहली 6 संख्या जो है वो 72 है। मतलब अगर 72 एवरेज है और 6 से मल्टीप्लाई करते तो पहली 6 संख्या का सम आ गया। फिर दूसरी 6 संख्या का जो है सम वो 72, मतलब पिछली एवरेज से कितना बड़ा है, मतलब 100, ये 25% रहते, मतलब इस 72 के 125%, 125% मतलब 5/4, समझ रहे हैं। इसको काट देंगे 18 प्लस, अब ये 6 संख्या, ये 6 संख्या, मतलब 12 संख्या हो गई हैं। अब हमको 13 संख्या 14 और 15 ना, और ये टोटल किसके बराबर होगा, 80 गुणे 15। तो हमें कहा गया है, पहले देखिए कि 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है। अगर हम 15वीं संख्या को x मान रहे हैं, 13वीं को हम मानेंगे 8 प्लस x, और 14वीं संख्या के बारे में क्या कह रहा है, 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। मतलब इससे 15वीं से ये 13th है, ये 14th है, ये 15th, तो इससे ये 10 कम है, तो x माइनस 10। टोटल सिनेरियो ये आपका बना। अब इसमें हमको देखिए, ये सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो 6 हम कॉमन लेंगे, ये 72 है और ये 18 × 5 = 90, 72 प्लस 90 प्लस ये x, ये x, ये x, मतलब 3x और -10 और +8 मतलब -2 = 15 × 8 = 120, 1 0 और मतलब 1200। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 और 18 162 ना, और गुणे 6 प्लस 3x - 2 = 1200। तो अब इसके बाद का देखिए, 6 दूनी 12, हासिल 1, 16 × 96, 97, -2 प्लस 3x = 1200। तो इसको ये 900, 3x बराबर हो जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, मतलब 970, तो 1200 में से 970, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, मतलब 1200, 230, x की वैल्यू 230/3, x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, 13वीं, मतलब x प्लस 8 और 14वीं, x माइनस 10 का एवरेज, एवरेज के नीचे 2, क्योंकि एक संख्या ये, एक संख्या ये। तो पहले हमें ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, मतलब 2x - 2/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x - 1 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा के x - 1, इसी की वैल्यू चाहिए हमें, तो x
का वैल्यू आया कितना था, 230/3 माइनस 1। तो 230 को हम भाग दे देंगे 3 से, 3 से 21, 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 76.6, इसमें एक मतलब 75 दशमलव कुछ के लगभग आएगा। एक ही ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान मालिक ने 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा। वह रख रखाव के लिए प्रत्येक महीने 2000 भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है, तो उसे प्रत्येक महीने कितना किराया लेना चाहिए। अच्छा, अगर वो 8 लाख का फ्लैट ख़रीदा हुआ है और उसे 9% की वार्षिक रिटर्न चाहिए ना, मतलब 9% उसको चाहिए साल भर में, तो ये आपका हो गया 8 72, मतलब 72,000 रुपये पर ईयर उसको मिलेगा अगर वो 9% रिटर्न इस पे ले रहा है। तो 72,000 साल भर का है। अगर पर मंथ करेंगे तो 1200, मतलब 6,000 रुपये उसको पर मंथ मतलब रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो यहाँ पे देखो रख रखाव के लिए 2000 भुगतान कर रहा है, मतलब 2000 रुपये वो और एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो भी तो वो किराए में वसूल करेगा उससे, तो 2000 और ऐड करेंगे हम। अब 8000 पर मंथ वो अगर किसी को रिटर्न मतलब या तो मतलब वो भाड़े पे दिया है, रेंट पे दिया है, जो भी हो, उससे वो 2000 उनसे ऐड करके लेगा, तो इसलिए उसका जो किराया होगा वो 8000 होगा। कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और राशि को अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुना बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड मतलब 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है। तो एक साइड आप ईयर लिखेंगे, एक साइड आप गुना या टाइम्स लिखेंगे, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वर्ष में मतलब 5 ईयर में 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ 2 हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर यहाँ में x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसके पावर x चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और अब जैसे हम 5 और ये 2 है, तो हम इसमें 2 डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइड करने का मतलब है कि 1/2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 1/2 यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हैं। जो भी कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये पावर में हो जाएगा। अब इससे हम क्या हमारा निकलता है बता रहे हैं आपको, देखिए। अब ये टाइम्स है, ये मतलब कितना गुना हो रहा है, और कहा क्या गया है 8 गुना। 8 गुने का मतलब क्या होता है 2 के पावर 3 ना। अगर हम यहाँ 3 कर दें तो ये 8 हो जाएगा ना, लेकिन ये जो 3 है, ये 3 अगर यहाँ पावर में है तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में होगा ना, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये मतलब इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े से मतलब अटपटे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीधा सीधा दे देगा कि टाइम मतलब अगर 5 साल में 2 गुने हो रहे हैं तो 17.5 साल में कितने गुने होंगे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उसका क्या मल्टीप्लाई करना है, वो इधर पावर में चला जाएगा, तो आपको वैसा बताना होता है। बाकी ये आप समझे रहिए तो आपका काम हो जाएगा। अब आगे चलिए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6600 और 3 वर्ष में 7920 हो जाती है। प्रिंसिपल क्या है, मतलब अगर प्रिंसिपल ले रहे हैं 2 ईयर में हमें 6600 और 1 ईयर मतलब 3 साल, तो 2 ये हो गया, 1 साल और बचा है 7920, समझ रहे हैं। और ये अब हमें क्या देखना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक क्या चीज़ होता है
मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या मतलब, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसमें क्या मल्टीप्लाई हमने किया है कि ये 6600 का चीज़ 7920 हो गया। तो हमको क्या करना है कि 6600 में अगर हमें x बाई वाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7920 हो रहा है ना। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, 7920 अपॉन 6600। तो यहाँ से अब हमें ये देख के लग रहा है कि ये 11 से मल्टीपल है, क्योंकि ये 7 2 9 और 9 और ये 66 तो है ही। तो ये 11 का 66, 11 सत्ते, 11 दूनी 12 से काट दे, 12 76, 12 पंजे। मतलब अगर हम 6600 में 6/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 साल के लिए। अगर हमें 2 साल के लिए चाहिए तो हम 6/5 इंटू 6/5 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 6600 मिलेगा और प्रिंसिपल में। तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल में हम 6 गुणे 6 5 गुणे 5 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें 6600 मिलेगा। तो यहाँ से हम सिंपली काट लेंगे और 25 मतलब P इक्वल टू 1100 गुणे 25 बराबर 6। तो 25 का 5 7 मतलब 275 भागे 6, 6 चौक 24, 4 से स्टार्ट है कोई ऑप्शन, 2 हैं, 3 5 6 पंजे 30, 4 5 मतलब एक ही ऑप्शन है 4 5, समझ रहे हैं। तो ऐसे किया जाता है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले सवाल होते हैं CI में। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना होता है, ये 1 साल में मतलब कितने गुना हो जा रहे हैं, मतलब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये एक तरह से ये ना GP में आपका होता है। मतलब आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो ये GP में चले जाते हैं, जो रेशियो से होकर होते हैं, तो वो रेशियो वाला है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुमन 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदते, वह दोनों मात्राओं को मिलाता है और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो पहली बात तो पैसे रुपये में दिखाना है, तो उसलिए हम देखिए 25 लीटर एक तरफ, 15 लीटर इतना उसके पास दूध है, 25 लीटर वाले को 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है और इसको 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। अब इन दोनों में हमको क्या करना, हमको थोड़ा सा मतलब अगर कैलकुलेशन इजी करना होगा ना, तो हम यहाँ पहले जो मतलब दूध का अमाउंट है उनको हम मिनिमम से मिनिमम कर लेंगे। अगर हम इसको कट आउट करें, 5 से डिवाइड करें तो 5 पंजे 25, लेकिन हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में याद रखेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि ये तो मतलब दूध का अमाउंट है ना, वो आप रेशियो भले ले रहे हैं लेकिन वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। 25 का 5 लीटर थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगा तो 25 ही, बाद में उसको 5 हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो यहाँ से देखते हैं 5 लीटर अगर 45 हिसाब से, तो हम 25 5 20 2 22 इतना रुपया इस वाले को बेच कर आ गया, और 3 मतलब 150 रुपया यहाँ से। अगर दोनों को ये जोड़ देता है तो 5 7 3 375 रुपया इसका आ जा रहा है पहले वाले से। अब क्या है कि 5 और 3 लीटर हैं, अब इसको 48 रुपये के हिसाब से बेचना है, तो मतलब 8 लीटर को, मतलब इसको भी सबको 48 रुपये में बेचना है, तो मतलब 48 का 8 लीटर से 8 64 6 4 8 32 6 38 मतलब 384 रुपये। तो यहाँ 375, यहाँ 384, मतलब कितना का फ़ायदा हो रहा है, 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ जो 5 का डिवाइड किया था वो 5 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब ना हमको 5 मतलब सेम अमाउंट मिलेगा। तो ये 45 रुपये का
जो है फ़ायदा होगा। यहाँ पे 45 रुपये का लाभ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत में 1200 खिलौना कारें बनाता है। वह 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर देता है। शेष के लिए वह 120 प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा करता है। वह खरीदी गई प्रत्येक 8 खिलौने कारों के लिए 2 खिलौना कारें मुफ्त देने की भी पेशकश करता है। यदि सभी 1200 खिलौना कारें वितरित की गई तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली बात तो ये, इसके पास 1200 खिलौने हैं। 1200 खिलौने हैं जिसमें से ये 200 खिलौने चैरिटी में दान दे देता है। इसके पास बचे कितने? इसके पास बचे 1000 खिलौने या कारें लिख लें। अब शेष को 120 रुपये प्रति कार के मतलब उसका अमाउंट रेट तय कर रहा है। तो 1000 को 120 रुपये के हिसाब से वो मतलब उसका MRP सेट कर दिया है और वह 10% का छूट मतलब इसका 90% मतलब 10% का छूट 1/10 तो बचा कितना? 9/10। और वह खरीदी की गई प्रत्येक खिलौना कारों के लिए 2 खिलौने कारें मुफ्त मतलब अगर डिस्काउंट निकाले तो हमें कितना मुफ्त दे रहे हैं डिस्काउंट, बाकी टोटल मतलब 2/10 का वो डिस्काउंट ले रहा है। तो बचा कितना? 8/10। अगर डिस्काउंट ये है तो इसमें से 1 इतना मतलब 1 घटा देंगे अगर 1 में से तो 8/10 हो जाएगा। इसका रियल वैल्यू हो जाएगा 8/10। अब 1 2 1 2। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया आपका 8 9 72 और 12 तो 0 12 3 24 2 12 84 2 86 मतलब हाँ कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? नहीं 2 0 होगा ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ। मतलब ये 86,400 रुपये उसको उसका सेलिंग प्राइस है और उसका CP कितना था? CP 90,000। CP उसका 90,000 था। अब 90,000 CP में से अब इसको हम घटाएंगे तो 90,000 में से अगर हम 86400 माइनस कर रहे हैं तो 006 और ये ना 3600 रुपये उसके घाटा लग रहा है। 3600 रुपये घाटा लग रहा है, लॉस है। किस पे लग रहा है? CP पे। 90,000 100 1 2 1 2 1 2 1 2 4 मतलब 4% की हानि। 4% की हानि हो गई। 4% की हानि, क्योंकि ये सवाल क्यों है ना देखने में थोड़ा लगता है कि हाँ, और ये अगर आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिले तो पहला काम रहेगा कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, नहीं तो आप स्किप करिए, तुरंत स्किप करिए, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेगा आपका। अगर सेट हो गया तो ठीक है, नहीं सेट हो पाया तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, एक रिटेलर एक एयर कंडीशन की कीमत उसके लागत कीमत से 80% ज़्यादा रखता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है। एक त्योहारी ऑफर के दौरान पहले से छूटे वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है वो MRP पे। वह अंतिम मतलब SP दिया हुआ है उसका एयर कंडीशन मतलब CP मालूम करना है हमें। तो एक CP होता है, फिर SP होता है, MRP होता है, MP होता है। कहा गया है रिटेल कंडीशन लागत कीमत से मतलब अगर
CP 100 है तो MRP 180 है ना। और MRP पे वो पहले 25% मतलब डिस्काउंट देता है, फिर उस पर 10% डिस्काउंट देता है, जो आता है वो उसका सेलिंग प्राइस है। जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है 15552। तो यहाँ से हमको मालूम करना है कि 180 का 25% मतलब 3/4 बचा ना, मतलब डिस्काउंट 1/4 हो गया तो बचा 3/4। और फिर एक और डिस्काउंट है 10% मतलब 1/10 मतलब बचा कितना 9/10। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 15552। तो अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 9 2, ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 9 गुणे 9 3 गुणे 2 15 2 17 18 मतलब ये 3 से 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 1 9 6 9 7 2 9 2 18 72 9 8 फिर अपना ये भी 9 से हो जाएगा। 9 9 1 9 मतलब 8 9 9 81 1 9 2 9 ये भी हो जाएगा। 3 6 18 1 3 4 इसका वैल्यू कितना बचा 128 128 ना। एक की वैल्यू 128 आ गई। हमें चाहिए क्या 100 की, हमें चाहिए कितने की 100 की। तो 100% की वैल्यू जो होगी वो 100 12800। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मिक्सचर एलिगेशन। 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5:3 है। जूस और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 40 लीटर मिश्रण है, मतलब 40 लीटर है, इसमें जूस है और पानी है मतलब वाटर है। जूस 5 है, वाटर 3 है। और जूस और वाटर 2:3 के रेशियो में है। इसमें क्या मिलाना है हमको पानी ना। अगर हम इस मतलब सेम पानी मिला रहे हैं तो ये 5 जूस तो नहीं बदलेगा। अगर किसी चीज़ में अगर यहाँ 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, इसमें 10 लीटर पानी और डाल दे रहे हैं तो दूध तो 3 ही लीटर रहेगा। भले टोटल अमाउंट चेंज हो जाए लेकिन दूध 3 ही लीटर रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हमें जो है पानी हम डाल रहे हैं ना, पानी डाल रहे हैं तो पानी की वैल्यू बढ़नी घटनी चाहिए। और जूस तो सेम ही रहेगा लेकिन जूस की वैल्यू जो है डिफरेंट है, उसको हमें सेम करना होगा। तो ये 5 है, ये 2 है, तो हमको ये बदलना होगा। हम यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और 15। अब हमें मालूम चल गया 10 6 16, 16 की वैल्यू 40। और हमें पता क्या करना है 6 पानी ना, तो 6 से 15 हो गया पानी, मतलब 9 पानी हम सब और डाले हैं। तो जब 16 की वैल्यू 40 लीटर है, हमें एक की वैल्यू 40/16, तो हमें 9 की वैल्यू चाहिए 40/16 गुणे 9। 4 चौक 4 10, यहाँ 2 5 9 45/2 22.5 ऑप्शन में ये रहा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन लगाता है। यदि वे मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो अगर हम पहले तो एक ए है एक बी है। ए जो है 15 दिन में करता है, बी उसी को 20 दिन। इन दोनों का एलसीएम जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है और ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी जो आप कह सकते। और यहाँ हम लिखेंगे इफ़िशियंसी, मतलब धारिता उनका, वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा ना। तो 60 का 15 से भाग देंगे, ये 4, मतलब एक दिन में ये 4 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है ना। तो यदि वे मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो 4 एक दिन में दोनों लोग 4 + 3 7 काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो उनको 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 × 28 काम वो करें। 28 काम क्या, मतलब 60 में से 28 काम, 60 में से 28 काम कर चुके हैं। तो शेष कितना रह जाएगा, शेष कितना बचा, मतलब 60 में से 28 काम कर दिए तो 32 काम बचा। और टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 60 काम। इसी का फ्रैक्शन पूछा हुआ है वो। तो इसको हम करेंगे 4 × 8 = 4 15, 8/15 ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे 90 प्रति किलोग्राम, मतलब 90 रुपया का ये बेच रहा है, 150 का दूसरा। दोनों तेलों को मिश्रित करके 144 रुपये बेचता है, तो जिससे 20% का लाभ प्राप्त होता है ना। तो ये एलिगेशन से हम लोग करेंगे। पहली बात तो एक को 90 में बेच रहा है, एक को 150 रुपये में बेच रहा है पर केजी। और हमारे पास ये जो मेटल की वैल्यू होती है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी ना, इन दोनों बीच में लाई कर। अगर इनसे या इससे ज़्यादा या इससे कम हो रहा है तो मतलब कि आपकी वैल्यू गलत है, कुछ ना कुछ आप मतलब क्वेश्चन में गलत ही है। अब 144 रुपये के, मतलब 144 रुपये पे जो बेच रहा है उसको तो 100 मतलब 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे उसकी बेस वैल्यू लिखनी है ना, तो लाभ नहीं लिखना है। तो 120 को हमें मतलब 100% की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे। 144/120 × 100, ये 5 ये 6 24 24 पंजे 120, 120 रुपये में वो मतलब टोटल मिश्रण को बेच रहा है। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 30 यहाँ भी 30, दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा, वही यहाँ पे पूछा है। बाकी आप इसको एक और मेथड है एग्रीगेट मेथड जिसको कहते हैं, तो वो भी सेम ही तरीके से होगा, बाकी उसमें टाइम थोड़े ज़्यादा लगते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। 18 सवाल क्या करा है, 3 पाइप ABC एक टंकी को 6, 8, 12 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 2 घंटे तक चलते हैं, जिसके बाद C को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा ना। तो बताए थे कि यहाँ पे A B C, हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे 6, 8, 12। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टोटल वर्क। तो 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा। अब एक एलसीएम निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है जानते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे हम 12। अब इसको थोड़े मतलब ऐसे इसको फैक्टर इसका ऐसा करना जिसका एलसीएम 1 हो, मतलब 3 × 4 है। अब इसको देखेंगे, इसमें 4 हुआ है लेकिन इसका 2 जो है वो है नहीं, तो इसमें 2 और ऐड कर। अब इसका 6, मतलब यहाँ 3 और 2 है, तो मतलब यही एलसीएम हो जाएगा आपका। 3 × 4 = 12, 2 = 24, 24 एलसीएम हो गया। अब यहाँ हम इफ़िशियंसी लिखेंगे बीच में, मतलब 24 को 6 से भाग देंगे 4, और यहाँ 24 को 8 से 3 और यहाँ 2, मतलब A एक दिन में 4 काम कर रहा है, B एक दिन में 3 काम, C एक दिन में 2 काम। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो वे 2 घंटे तक चलते हैं। अब
2 घंटे तक चलने का मतलब क्या है? 1 घंटे में तो ये लोग कितना भर रहे हैं? 1 घंटे में ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है और ये 2 कर रहा है। तो 1 आवर में ये 4 + 3 + 2 कर रहे हैं। 4 3 7 2 9 काम कर रहे हैं ना। 9 काम या 9 मतलब जो कैपेसिटी है उसकी टंकी की, 24 में से 9 काम कर रहे हैं 1 घंटे में। और 2 घंटे में कितना करेंगे? ये 18 काम। समझ रहे हो कि नहीं? 2 घंटे के बाद मतलब 24 में से 18 काम हो गए हैं। बचे कितने? बचे आपके 6 काम। समझ रहे हैं? 6 काम बचे। और फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है टोटल वर्क, मतलब काम के बराबर जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये बेसिक फार्मूला है इसका। इसी से अब हमें क्या चाहिए? हमें कहा है कि मतलब 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब ए और बी काम करेंगे। ए बी काम करेंगे, उनको इस 6 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम हमसे पूछा है ना, तो टाइम, तो पहले ये टाइम लिख देंगे। और टाइम का इसका हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टाइम ए और बी का मालूम करना है हमको। और वर्क कितना बचा है? 6 बचा है। और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 3 7, यहाँ 7 लिख देंगे। तो ये रहा पहला आपका ऑप्शन, 6 7, 6/7। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल देखते हैं। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत गति से 30 मिनट के में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रैक रख रखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। यदि ट्रेन को समय अर्थात मतलब 30 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचना है तो इसकी नई औसत क्या होनी चाहिए? अगर पहले तो यहाँ देखिए कि ये 240 की स्पीड से चल रहा है ना, और आधे घंटे में कितना चलेगा? मतलब ये 240 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में ये 240 किलोमीटर चल रहा है ना। इसका मतलब ये है 1 घंटे में ये 240 किलोमीटर चल रहा है। तो हमें 30 मिनट में देखना है कि 30 मिनट में कितना चलेगा, मतलब आधे घंटे में। 30 मिनट मतलब होता क्या है? आधा घंटा ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वो 120 किलोमीटर चल रहा है। 120 किलोमीटर। अब क्या करना है कि 120 किलोमीटर चल रहा था, अब लेकिन उसको डाइवर्ट करना है, तो उसकी जो है कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। वो 120 की 20% बढ़ जाएगी, मतलब टोटल 120% हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू 144 किलोमीटर हो गई। अब पहले 120 थी यहाँ से यहाँ तक की, अब जब डाइवर्ट करना है उसको तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, मतलब इतना बढ़ गया है डिस्टेंस। और टाइम लेकिन सेम है। यहाँ टाइम 30 मिनट लग रहा था, यहाँ भी टाइम जो है 30 मिनट ही लगेगा। अब स्पीड हमें देखते हैं। अब स्पीड की वैल्यू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को लगाते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 144, और टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट को हम 1/2 आवर लिख सकते हैं, मतलब आधा घंटे। तो ये 2 है जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 288 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20। 2 कार एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूर स्थित बिंदुओं से चलना शुरू करते हैं यदि और समान गति से यात्रा करती हैं, मतलब उनका 360 किलोमीटर दूर। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 4 घंटे में मिलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 12 घंटे मिलते हैं। एक देखो, तीन 360 किलोमीटर
ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ बैठा आपका x, यहाँ बैठा आपका y। पहली में मतलब पहले कंडीशन बताया कि ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो टाइम लग रहा है कितना, 4 आवर ना। मतलब ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, कहीं बीच में ये दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों का टाइम 4 घंटे लगेगा ना, मतलब मिलने तक 4 घंटे लग रहे हैं। ये पहले में कह रहा है। फिर दूसरे घंटे में, दूसरे वाले कंडीशन में क्या कर रहा है, 360 किलोमीटर है डिस्टेंस दोनों के बीच का। यहाँ है x और यहाँ है y। अब क्या है, ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब y इधर जा रहा है तो x भी इधर जा रहा है ना, समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि इसमें आपको जो है आपकी डिस्टेंस जो है ना वो 360 ही है। अगर y चलते 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 यहाँ पे है और x की कुछ वैल्यू बड़ी होगी, मतलब y से बड़ा होगा, तभी वो एक टाइम पे आके इसको टच कर लेगा, दोनों को छू लेगा। तो ये टाइम जो है ये 12 घंटा ना, ये टाइम जो है 12 आवर लग रहे हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ऊपर वाला, लेकिन इस सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के मतलब रिलेशन में चल रहे हैं, इसलिए इनका डिस्टेंस जो है 360 है और उससे कम होता जाता है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यहाँ से अगर यहाँ y और यहाँ x पहुँचे होंगे तो ये 360 में से कुछ कम हुआ होगा, 350 या 340 ऐसे हुआ। फिर यहाँ y पहुँचा, यहाँ x पहुँचा है, तो यहाँ अब 210 रहा होगा। फिर यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ जो है 50 रहा होगा, यहाँ के 0 हो गया, ऐसे होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब करने के तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है ना। और यहाँ पे अब स्पीड क्या है, यहाँ पे अपोजिट, जब एक दूसरे का अपोजिट तो स्पीड उनका ऐड होता है, x + y ऐड हो गया फर्स्ट सिनेरियो में, और 360 बटा टाइम कितना लग रहा है 4। और सेकंड वाले में क्या है, x का और y का जो रिलेटिव स्पीड है उसका डिफरेंस होगा, और स्पीड कितना, अरे मतलब डिस्टेंस 360 और टाइम 12 घंटे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 30। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए ना, देखते हैं क्या पूछा गया, x की गति। तो यहाँ x + y = 90 दिया गया है, x - y = 30 दिया गया है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x, y कैंसिल आउट हो जाएगा, 120, x = 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलिए आगे चलते हैं। एक सर्कुलर पिज्जा है जिसका रेडियस, एक सर्कुलर पिज्जा है जिसका रेडियस कितना दिया है 21 ना, 21 सेंटीमीटर। 75% पिज्जा खा लिया गया है ना, और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है उसका एरिया पूछ रहा है। तो पूरे का एरिया निकाल के, कहने का मतलब क्या है समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि %, मतलब ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, मतलब इसको खा गए, इसको खा गए, इसको खा गए, इसको खा गए, बचा क्या सिर्फ एक, कौन सा बचा, ये वाला बचा हुआ है। तो हमें अब रेडियस भी दिया है 21 सेंटीमीटर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया, है तो ये एक सर्कल ही, उसका होगा πr², तो 22/7 × 21 × 21। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 11 से कट जा रहा है, 5 9 6 3 9। फिर यहाँ देख रहे हो ये भी 11 से कट जा, मतलब जो भी क्वेश्चन बना है काफ़ी सोच समझ के बनाया हुआ है।
वरना हम इसमें 11 का मल्टीपल देखते। चलो खैर देते हैं, 7 3 3 मतलब ये हो गया 6 6 21 ना। तो यहाँ हो जाएगा 6 6 दूनी 12 126 6 8 3, पूरे का मतलब एरिया आ जाएगा आपका 1386। 1386 का मतलब हो गया कि इसका 25% निकालना है जो हमने नहीं खाया है, तो इसको 1/4 से डिवाइड, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा 1 4 4 3 12 1 8 4 4 16 2 6 3 6, एक ही ऑप्शन में 3 4 से यही होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा भी इसमें जो नहीं समझ पाया तो टाइम खूब इसमें लगाएंगे। चलो देखते हैं। कहा है कि रिंग शेप्ड, रिंग मतलब क्या होता है रिंग? ये रिंग है, हाथ में जो रिंग पहनते हैं आप, ऐसी रहती है ना, बीच में ये खाली रहता है जगह और बाकी ये चारों तरफ भरा हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि आउटर रेडियस, आउटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया, मतलब रिंग्स का एरिया पहले तो इसका, और टू द होल आउटर सर्कस सर्कस का सर्कल, तो पूरे का हमको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। हमें पहले तो रिंग का करना होगा, तो रिंग का मतलब ये बड़ा आर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल बड़ा आर है, स्मॉल आर है। तो पहली बात तो बड़े में से, पूरे सर्कल में से, मतलब पूरे सर्कल में से अगर हम इस सर्कल को निकाल दें तो हमें ये एरिया मालूम चल जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं। तो बड़ा वाला को क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपान बड़ा वाला सर्कल कहा गया है